प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और आज हम लोग उसका एप्लीकेशन समझते हैं। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है ना। फर्स्ट में लिखूं टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। जो वेक्टर दिया है उस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। देखो कैसे, जैसे ए क्रॉस बी लिखते हैं तो क्या लिखते हो बताओ। ए का मॉड, बी का मॉड, साइन थीटा और एन का, है ना। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का मॉड का वैल्यू ए बी साइन थीटा होता है, और ये हो गया एन कैप। एन कैप जो हो गया वो कितना हो गया, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। और यही जो यूनिट वेक्टर हुआ वह वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर हो गया, है ना। जैसे आपको प्रीवियस क्लास में हम समझाए थे कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो ए क्रॉस बी ऐसे करो, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चला गया, और इसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, एन कैप का। तो ये जो एन कैप मिला ना वह ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर हो गया और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ जो एन कैप होता है वह ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है निकालने के लिए, है ना। चाहो तो आप इसमें एक प्रॉब्लम देख सकते हो, लिख लो, प्रॉब्लम लिखो। फाइंड द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector A I plus j plus k and B 2i cap minus j cap plus k cap, ठीक है। चलो तो ए वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एन कैप का फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉड। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी और उसका मॉड, तब जा कर के आप यूनिट वेक्टर निकाल पाओगे जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए क्रॉस ए पर भी और बी पर, और ए और बी से जो प्लेन बनेगा उस पर भी, है ना। तो चलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का हम लोग पहले देखे थे प्रीवियस क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बाद। तो सबसे पहले ऐसे करो कि ए क्रॉस बी निकाल लो। कैसे निकालने के लिए समझाए थे, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख दो, है ना। डिटर्मिनेंट का साइन प्लस माइनस प्लस। पहले जो वेक्टर आ रहा है उसका कोफिशिएंट पहले लिखो। देखो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट भी 1। तो यहाँ 1 1 1 ऐसे लिख दिए। उसके बाद कौन आ रहा है, बी वेक्टर। तो बी का कोफिशिएंट देख लो, 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1 ऐसे लिख दिए, है ना।
अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिर माइनस करके ऐसे फाइनल लिखते हैं, यही ना। चलो ब्रेक करो, इधर ब्रेक कर रहे हैं आई कैप को, तो कैसा साइन है प्लस, तो प्लस साइन देना है। यह जिस रो और जिस कॉलम में है हटा देना है ऐसे, है ना, सीधा ऐसे क्रॉस करना है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, लिखते चलते हैं 1, फिर माइनस, इधर क्रॉस करो, -1 इंटू 1, -1 ना, अब पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस। जे कैप लिखो तो ये तो माइनस में लिखोगे, जिस रो और जिस कॉलम में है हटा दो इसको, बच गए यही एलिमेंट। यहाँ से करो 1 इंटू 1, देखो यहाँ से 1 इंटू 1, और यहाँ से यहाँ तक बताओ 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इसमें 1 माइनस इसमें 2 इंटू 1 2 हो गया। अब यहाँ पर प्लस के कैप लिखते हैं, जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा देते हैं, सीधा ऐसे स्टार्ट करो 1 इंटू -1 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2 इंटू 1 कितना 2। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू मिला 2 आई कैप, और यहाँ बताओ कितना हो गया -1 और ए माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ बताओ कितना हो गया -3 के कैप, यही ना। तो ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लिए। अब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना था। तो ए क्रॉस बी हो गया, इसका थोड़ा मॉड निकाल लो। तो ए क्रॉस बी का मॉड आपको समझाए हैं हम, क्या, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, 4 + 1 + 9, बोलो जी कितना हो गया, √14, है ना। नाउ एन कैप कैसे लिखते हो, अभी तो लिखने के लिए बताए थे, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉड। ए क्रॉस बी यहाँ से लिखो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, और ए क्रॉस बी का मॉड मतलब कितना हो जाएगा, √14, है ना। तो यही तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिला, मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, है ना। तो पहला एप्लीकेशन तो आपको हम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट समझो सेकेंड एप्लीकेशन, मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का यूज करते हैं, है ना। समझते हैं कैसे। जैसे मान लो वेक्टर ये ए है और इधर वेक्टर बी है, ये दोनों मान लो, दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लेते हैं। ये दोनों जो है वह पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान लो, है ना। और एडजेसेंट साइड मानते हुए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, यही हो जाएगा। ये वेक्टर इसके पैरेलल शिफ्ट कराओ तो वेक्टर ये ए हो जाएंगे, इसके इधर शिफ्ट कराओ तो ये वेक्टर बी हो जाएंगे, है ना। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। सबसे पहले हमें ये बता दो कि ये तो पैरेललोग्राम बन ही गया, ए वाला जो हाइट है वो निकाल सकते हो क्या, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, बोलो, होगा ना। बी का मॉड करोगे तो ये वाला लेंथ मिलेगा,
अब इसमें क्या लगा दे कि ये दोनों आ जाए, तो इसमें तो साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया। तो एच का जो वैल्यू मिला वह बी का मॉड साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब हम ए क्रॉस बी समझाते हैं। ए क्रॉस बी कैसे लिखते हो, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा इन कैप। अगर हम ए क्रॉस बी का मॉड निकालें तो क्या मिलेगा, ये यूनिट वेक्टर हुआ है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, ये ए और ये बी साइन थीटा को एक साथ लिख लो, है ना। अब ये हमें बताओ कि ए क्रॉस बी जो हो गया वह ए का मॉड का मतलब ये पैरेललोग्राम का क्या मिलेगा, बेस हो गया ना जी ये वाला। तो ये हो गया बेस ऑफ पैरेललोग्राम इनटू बी का मॉड साइन थीटा, बी का मॉड साइन थीटा, ये तो हाइट हो गया। बेस इनटू हाइट जानते हो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तो ये बताओ कि अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मालूम है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो याद रखना, जब भी एडजेसेंट साइड दिया हो और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो दोनों एडजेसेंट साइड वाला वेक्टर को क्रॉस करके मॉड कर देना। क्लियर है। अब थोड़ा देखो, अगर ट्रायंगल का एरिया बनाना होगा तो हम समझते हैं, ये पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो इस तरह से। एक पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल ए बन जाएगा और एक ट्रायंगल ए बनेगा। तो ये जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हो इसमें दो इक्वल ट्रायंगल मिल गया। कितने ट्रायंगल हो गए, दो इक्वल ट्रायंगल। तो दो इक्वल ट्रायंगल का एरिया इतना है तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो इसमें दो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दे तो इसी का हाफ कर देना, और क्या है ना। तो याद रखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी यानी एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड। और अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो एडजेसेंट साइड को क्रॉस करके हाफ कर देना। ठीक है, याद हो गया। कभी कभी ये पैरेललोग्राम के डायमीटर के डायगोनल के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेता है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम देख लो, पहले इतना लिख लो। हो गया यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना है ए क्रॉस बी का मॉड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड। अब हम डायगोनल के टर्म में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझते हैं, है ना। लिखो आगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। देखो अभी हम पैरेललोग्राम बनाए थे, इधर वेक्टर ए है और इधर वेक्टर बी है। तो एक डायगोनल तो आप ऐसे दिखा ही सकते हो ना, ये D1 कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको एडजेसेंट साइड बना देते हैं, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं पैरेलल ऐसे।
आप जानते हो पैरेलल शिफ्ट करने से कोई वेक्टर में चेंजिंग नहीं होता है। और दूसरा साइड जो था ऐसे, उसको ऐसे ही रहने देते हैं ये वाला को। तो दूसरा डायगोनल जो अपना मिलेगा ना वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये D2 डायगोनल हो गया। हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल के टर्म में निकालना चाहते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे आप जानते हो कि अगर एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। लेकिन हमें इसे डायगोनल के टर्म में लिखना है। तो अगर डायगोनल के टर्म में लिखना होगा तो ए और बी को तो डायगोनल के टर्म में एक्सप्रेस करने पड़ेंगे ना। तो समझो ए और बी को कैसे डायगोनल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो समझो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ याद होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड हो रहा है तो रिजल्टेंट तो यही देगा, इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड। तो ये बताओ, यहाँ से तो एक टर्म हम लिख सकते हैं a प्लस बी जो होगा वह D1 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, इसमें थोड़ा देखो, a वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, बढ़िया से देखो, a वेक्टर में D2 वेक्टर ऐड किया हुआ है तो इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड यही रिजल्टेंट देगा। a वेक्टर के हेड पर D2 वेक्टर का टेल ड्रॉ किया, मतलब D2 वेक्टर को a वेक्टर में ऐड कर दिए। रिजल्टेंट कौन देता है? इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड। तो a प्लस D2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? b के। तो a प्लस D2 अगर लिखे तो ये b के बराबर लिखोगे ना। ठीक है, अब इसको इधर रख लेते हैं और इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, तो देखो a माइनस बी वेक्टर और ये चला जाएगा इधर की ओर, तो ये D2 वेक्टर हो गया, प्लस या माइनस? माइनस ना। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो a वेक्टर भी मिल जाएगा और b वेक्टर भी मिल जाएगा। अच्छा ऐसा करो ना कि दोनों को ऐड कर दो पहले, फ्रॉम 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 करोगे, ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा ना, तो लेफ्ट साइड में कितना बच जाएगा? 2a। राइट साइड में बताओ कितना हो गया? D1 और ये माइनस D2, तो ये हो गया D1 माइनस D2। तो हमें बताओ वेक्टर A कितना मिल गया? तो ये तो D1 माइनस D2 बाई 2 मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये A वेक्टर निकल गया। B वेक्टर कहाँ से निकालोगे? कहीं से निकाल लो, जैसे इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1। तो 1 से देखो B वेक्टर निकालना है। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, B वेक्टर इज इक्वल टू D1, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और D1 वेक्टर पहले से निकाले हो कितना? A वेक्टर, सॉरी A वेक्टर। तो ये D1 माइनस A वेक्टर यहाँ से रखो, D1 माइनस D2, ये ना, बाई कितना? 2। एलसीएम करते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो 2 हो गया। 2D1 माइनस D1 प्लस D2 है ना। इसमें से माइनस करो, B वेक्टर मिल जाएगा। इसमें से माइनस करो, D1 प्लस D2 बाई 2, A और B तो निकल गया। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर लिखोगे तो यहीं से लिखते हैं, वेक्टर ए देख रहे हो यहाँ पर कितना है? D1 माइनस D2 बाई 2 क्रॉस B वेक्टर यहाँ से D1 प्लस D2 बाई 2। क्लियर है? बताओ दोनों से क्या कॉमन होगा? 2 इंटू 2 कितना? 1/4। अब यहाँ से देखो क्या बच गया? D1 माइनस D2 क्रॉस D1 प्लस D2। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब क्रॉस आगे करते हैं। D1 क्रॉस D1, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट याद है कितना होता है? 0।
अभी तो बताए थे प्रीवियस क्लास में। इसका क्रॉस करो, ऑर्डर नहीं चेंज करना होता है, माइनस है माइनस रहेगा, इसमें करो, कितना हो जाएगा D2 क्रॉस D1। अब इसके साथ करो, प्लस 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 हो जाएंगे, ऑर्डर नहीं चेंज करना है, D1 क्रॉस D2 हो गया। फिर इसको और इसको क्रॉस करो, D2 क्रॉस D2, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया 0। ठीक है, चलो अब देखो 1/4 हो गया। इसको आप चाहोगे तो ऑर्डर बदल देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ, तो D1 क्रॉस D2 कर लो, प्लस कर दिए और क्या। और यहाँ भी कितना हो गया D1 क्रॉस D2। अब ये बताओ कि ये दोनों तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 1/4 हो गए और 2 हो गया, और ये हो गया D1 क्रॉस D2। आगे बात समझ में, चाहो तो ये कैंसिल करा दो। अब ये बताओ कितना हो गया 1/2 D1 क्रॉस D2। तो याद रखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल के टर्म में कितना हो गया हाफ D1 क्रॉस D2। लिख लो, इसको याद रखना है। इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया हाफ D1 क्रॉस D2। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल तो हम डेराइव कर दिया आपको, है ना। क्वेश्चन बनाओगे क्या? एक आध बनाओ ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो एक देते हैं क्वेश्चन। लिखो, एक क्वेश्चन लिखवाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices given by vector A is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, B minus I cap plus j cap minus k cap, C 2I cap plus j cap minus k cap, है ना। वर्टिसेज इससे दिया गया है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। समझते हैं, देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 1, देखो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट। बी वाला जो है ये कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो कितना हो जाएगा -1 1 -1, और सी का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो 2 1 -1। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब तुम्हें याद है कि जब हम एडजेसेंट साइड निकाल लेते हैं ट्रायंगल का तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है ना। तो पहले आपको पर्पस रहेगा एडजेसेंट साइड निकालना। एडजेसेंट साइड जैसे मान लो हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं और बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर ए बी वेक्टर निकालना होगा, तुम्हें कोऑर्डिनेट दे करके वेक्टर निकालने के लिए समझाए थे। अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो आई कैप लिखना है। देखो यहाँ पर माइनस करो, ये -1
हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट, तो -1 यही ना, और आई कैप लिखो, प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस करो 1 -2 जे कैप, प्लस जेड कोऑर्डिनेट माइनस करो -1 -3, ये के कैप हो गया। तो ए बी वेक्टर हमारा मिला -2i कैप -j कैप -4 कैप, एक निकल गया। दूसरा एडजेसेंट साइड निकालो BC, इसी तरह से निकलेगा। किसके कोऑर्डिनेट में से किसका कोऑर्डिनेट माइनस होगा? हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का, C के कोऑर्डिनेट में से B का। चलो x कोऑर्डिनेट माइनस करके बताओ हमको। 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस आई कैप, फिर प्लस साइन देना है। y कोऑर्डिनेट माइनस करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 1 इनिशियल भी वही, प्लस z वाले कोऑर्डिनेट माइनस करो -1, फिर माइनस, और फिर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये BC जो वेक्टर मिला वह कितना मिला? ये तो 0, ये भी 0, यही ना, 3i कैप। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट AB क्रॉस BC है ना, हाफ हो गया। AB देखो एक ही है तो डिटर्मिनेंट मेथड से बेकार क्या करोगे, डायरेक्टली कर लेते हैं इसमें, है ना। तो AB पहले लिख दो, AB वेक्टर यहाँ से लिख देते हैं, -2i -j -4 के कैप क्रॉस BC वेक्टर यहाँ से लिख दो 3i कैप। ठीक है, इस सर्कल से भी आप काम ले सकते हो, याद करो, इधर i इधर j और इधर k, इस ऑर्डर में चलोगे तो नेक्स्ट मिलेगा पॉजिटिव में। उसी के हेल्प से यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। हाफ हो गया, मॉड हो गए, इसका करो -2 इंटू 3 कितना हो गया? -6। आई क्रॉस आई, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। इसका देखो -1 और 3 कितना हो गया? -3। जे क्रॉस आई पहले जो है उसको पहले रहने देना, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 3 कितना? 12, के क्रॉस आई, ये तो सेम ऑर्डर में है, जे कैप हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हाफ, और ये हो गया, चाहो तो पहले ये लिख देते हैं -12 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब बताओ, ये तो मॉड ही तो है यार, क्या है? मॉड है, तो मॉड तो निकालने आता है आपको। हाफ हो गया, ये अंडर रूट जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हाफ हो गया। और ये बताओ कि -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल गया? फाइनल बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल जाएंगे? 1/2 रूट, दोनों ऐड करो, 9 और 4 कितना हो जाता है? 13, तो 152 आएगा क्या? इतना यूनिट एरिया हो गया। आ गई बात समझ में? तो ऐसे निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। चलो इसमें एक और आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके समझा देते हैं। बाकी बहुत सारे वेक्टर हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। पूरे फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट ही बैठा हुआ है ना, लगभग 80% सिलेबस में वही है ना। तो आगे चैप्टर चलता रहेगा और हम लोग एप्लीकेशन देखते रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर में फ़िलहाल अभी एक और पूछा जा सकता है, उसको समझ लेना ज़रूरी है। चलो देखते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन लिख लो, तो
टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क फाइंड करने के लिए, टॉर्क जो है ना वो डिफाइंड होता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, है ना। इसको पढ़ते हैं टाउ, पढ़ते हैं TAU, टाउ। तो क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, कुछ तो है नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम इसमें आपको हमको समझा देना है। लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल F इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप एट पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। फाइंड टॉर्क ऑफ this force about point Q -1 -1 -1। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसमें कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है, सिर्फ ये समझ लेना है कि पोजीशन वेक्टर को कैसे निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर को कैसे निकालेंगे, तो देखो किस पर फोर्स लग रहा है। जैसे P पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3। मान लो ऐसे ही आर्बिट्री फोर्स ऐसे दिखा देते हैं। ये फोर्स कितना है, 2i 3j प्लस 4k का। इस P पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और Q पॉइंट मान लो यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट -1 -1 -1, सब स्पेस में है ना। तो याद रखो, पोजीशन वेक्टर निकालना रहेगा ना, तो जिसके अबाउट निकालना है उसके रिस्पेक्ट में वो ओरिजिन हो जाएगा, वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगी। तो अगर पोजीशन वेक्टर तुम्हें निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको ओरिजिन मान लेना, है ना, और इसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालना। तो जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालना होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट माइनस करना है। क्या करना है, उसका कोऑर्डिनेट माइनस करना है। इसी बात को इसमें समझ करके याद रखना है। तो ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर R जो हमें मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, ये बताओ। किसका कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा था Q, तो Q का कोऑर्डिनेट माइनस करोगे। तो इसमें से इसका माइनस करो, बताओ कितना हो जाएगा। 1 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस i कैप ना, फिर प्लस साइन दो, फिर y कोऑर्डिनेट माइनस करो, 2 माइनस कितना, -1 माइनस माइनस कितना, प्लस। चलो z कोऑर्डिनेट माइनस करो, 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ फिर से -1। तो ये बताओ r का वैल्यू कितना होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ही निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स वेक्टर आपको दे दिया है, फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। आ रही बात समझ में। अब तुम्हें टॉर्क निकालना है, इधर मिटा दे रहे हैं, लिख लो जल्दी से। हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। तो अब हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क कैसे लिखते हो, R क्रॉस F। R क्रॉस F आपको निकालने के लिए हम समझाए थे। डिटर्मिनेंट मेथड याद करो, I J K, ये ना। साइन कैसे चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। पहले जो वेक्टर आएगा उसका कोऑर्डिनेट पहले रखना है। एक मिनट।
हाँ चलिए, पहले जो वेक्टर जैसे r पहले आ रहा है तो r का यहाँ रखूँ 2, j का कोफिशिएंट 3, k का 4। उसके बाद में जो वेक्टर आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट उसके नीचे रखना है, जैसे 2, 3, 4। सेम आ गया क्या? हाँ सेम ही आ गया, कोई बात नहीं। चलो ब्रेक तो करने आता है, पहले इसको ब्रेक करो, प्लस साइन है, कई बार करा चुके हैं अभी तक। जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा दो, सीधा ऐसे करो, कितना हो गया 3 इंटू 4 12। फिर माइनस ऐसे करो, बताओ कितना हो गया 12। क्लियर है? प्लस प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस ना, ये वाला माइनस जे के। जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा दो, हटा दिए, सीधा ऐसे क्रॉस करो, बताओ कितना हो गया 2 इंटू 4 8। फिर माइनस यहाँ से करो 8। फिर यहाँ पर देखो प्लस साइन है, प्लस साइन कर दिए। जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा दो, ऐसे सीधा स्टार्ट ऐसे करेंगे 2 इंटू 3 6 और ये भी 6। बताओ जी, ये तो लगता है कि सब जीरो आ गया। हाँ तो जीरो ही आ गया, तो हम क्या करें? टॉर्क कितना हो गया? ज़ीरो। एक्चुअली में पोजीशन का और ये फोर्स दोनों का पोजीशन सेम ही आ गया है ना, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, ज़ीरो मिल गया। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए, तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे देखो नेक्स्ट में देख लो। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे फोर्थ एप्लीकेशन लिख लो, टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी। जैसे v इजकल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, ये होता है L इजकल टू r क्रॉस p, p होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है? और लीनियर मोमेंटम जानते हो कितना होता है? m इंटू वी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने तो आ गया होगा, उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आपको सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिक्स में है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देंगे, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू।